नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, टक्कर के लिए न्यूटन का नियम। दोस्तों, हम यहां पर टक्कर से संबंधित एक सर आइजैक न्यूटन ने नियम दिया था, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम टक्कर के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। कुछ वीडियो हमने टक्कर से रिलेटेड बनाए हैं। टक्कर होती क्या है, प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में हमने देख लिया है, अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में भी देख लिया। इसके साथ में तिर्यक टक्कर के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टक्कर होती है उसमें उसके लिए एक सर आइजैक न्यूटन ने एक नियम दिया था, उस नियम के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो नियम है वो क्या कहता है? न्यूटन ने ये कहा था कि किसी टक्कर के दौरान, टक्कर के पश्चात कणों का जो आपेक्षिक वेग तथा टक्कर से पूर्व कणों का जो आपेक्षिक वेग है उनका अनुपात नियत रहता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। न्यूटन के अनुसार टक्कर के पश्चात पार्टिकल्स का आपेक्षिक वेग टक्कर से पूर्व के कणों का आपेक्षिक वेग का अनुपात नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको पुट कर रहा हूं यहां पर। न्यूटन के अनुसार टक्कर के बाद कणों का आपेक्षिक वेग, टक्कर के बाद कणों का आपेक्षिक वेग तथा टक्कर से पूर्व कणों का आपेक्षिक वेग का अनुपात नियत रहता है। टक्कर से पहले का आपेक्षिक वेग, टक्कर के बाद का आपेक्षिक वेग और टक्कर से पहले के आपेक्षिक वेगों का जो अनुपात है दोस्तों, वो नियत रहता है। और इस नियत राशि को हम प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं, जिसे प्रत्यावस्थान गुणांक कहा जाता है और इसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। प्रत्यावस्थान गुणांक को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, इसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो प्रत्यावस्थान गुणांक किसके बराबर होगा, उसको हम ई से पुट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, किसके तुल्य होगा? टक्कर के बाद कणों का आपेक्षिक वेग, टक्कर के बाद कणों का आपेक्षिक वेग, टक्कर के पश्चात कणों का आपेक्षिक वेग क्या होता है? अपॉन टक्कर से पूर्व कणों का आपेक्षिक वेग, तो टक्कर के बाद कणों का आपेक्षिक वेग, टक्कर से पूर्व कणों का आपेक्षिक वेग, इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो नियत रहता है और जिसे हम प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, अब यदि हम बात करें कि हमारे पास में दो पार्टिकल है जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं तथा टक्कर से पहले उनके जो वेग हैं वो u1 u2 तथा टक्कर के पश्चात उनके वेग v1 v2 हैं, तब जो प्रत्यावस्थान गुणांक है उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखेंगे। अब माना दो कणों का टक्कर से पूर्व का वेग, टक्कर से पूर्व का वेग
u1 व u2 है तथा टक्कर के बाद का वेग, टक्कर के बाद का उनका वेग है v1 व v2 है, v1 व v2 है। तो प्रत्यावस्थान गुणांक क्या हो जाएगा? प्रत्यावस्थान गुणांक यहां से आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारे पास में, जैसे मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं, ये हमारे पास में दो पार्टिकल हैं जिनका द्रव्यमान है m1 m2, वेग है u1 और u2। जब इनके मध्य टक्कर होती है तब इसका वेग हो जाता है v1, इसका वेग हो जाता है v2। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये टक्कर से पहले की बातें हैं, टक्कर से पूर्व, टक्कर से पहले। और ये है दोस्तों टक्कर के बाद, टक्कर के पश्चात। देखिए दोस्तों, यहां पर जो आपेक्षिक वेग है दोस्तों, यहां पर u2 बड़ा होगा, u1 छोटा होगा। यहां पर u2 बड़ा है, सॉरी u1 बड़ा है और u2 छोटा है। और यहां पर दोस्तों v2 बड़ा है और v1 छोटा है, ये समझ लेंगे आप। तो यहां पर इन दोनों का जो आपेक्षिक वेग है वो दोस्तों किस तरीके से लिखा जा सकता है वो समझ लेंगे कि इसका जो आपेक्षिक, पहले E बराबर प्रत्यावस्थान गुणांक E बराबर आप यहां पर देखेंगे टक्कर के बाद पार्टिकल्स का आपेक्षिक वेग, तो बड़े वाले में से मैं छोटा वाला घटाकर इनका आपेक्षिक वेग लिख देता हूं v2 माइनस v1। यहां पर भी इनका आपेक्षिक वेग बड़े वाले में से छोटा वाला घटाकर पुट कर देता हूं, तो E बराबर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस E बराबर v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। नेगेटिव साइन कॉमन लेकर दूसरी तरफ भी आप गुणा कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं यहां पर अलग अलग प्रकार के टक्कर के लिए जो प्रत्यावस्थान गुणांक है उसकी वैल्यू क्या होती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए दोस्तों जो v1 माइनस v2 और u1 माइनस u2 है, जितना v1 माइनस v2 होता है उतना ही u1 माइनस u2 होता है। मतलब यहां से v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। यदि द्रव्यमान सेम होता है, हमें जानते हैं, हमने कंडीशन देखी है, द्रव्यमान सेम होता है तो वेग इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे इसका मान 10 होता है और इसका मान 5 होता है, तो इसका मान 10 होता है तो इसका मान 10 हो जाएगा, इसका मान जब 5 होता है तो इसका मान 5 हो जाएगा। वेग इंटरचेंज हो जाते हैं, इसका वेग ये वाला, इसका वेग ये वाला। पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाती है, अंतर बदल हो जाती है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में। तो यहां से 10 माइनस 5, यहां पर भी 10 माइनस 5, तो 5 बट्टे में 5 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो E है उसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1 होती है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E की वैल्यू, प्रत्यावस्थान गुणांक का जो मान है वो दोस्तों 1 होता है। फिर हम बात करते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए इसकी जो वैल्यू है दोस्तों क्या हो जाएगी? प्रत्यावस्थान गुणांक 0 हो जाएगा। कैसे आएगा 0? यहां पर आप देख लेंगे कि जब पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो दोनों पिंड आपस में चिपक जाते हैं, चिपक जाएंगे तो दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, v1 बराबर होता है v2 के। और जब v1 और v2 दोनों बराबर होंगे तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो 0 हो जाएगा। तत्पश्चात जो E की वैल्यू है वो भी 0
प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं अंशतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। यदि आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, अंशतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान 0 और 1 के बीच में, देखिए ई की जो वैल्यू है वो न्यूनतम 0 है जो कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, और मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, वो 1 है। और यदि अंशतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उसके लिए जो ई की वैल्यू है वो 0 और 1 के मध्य होती है। तो यहां पर हमारे पास में क्या निकल कर आएगा दोस्तों, समझेंगे। अंशतः या आंशिक रूप से कोई अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, अंशतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, अंशतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, अंशतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का जो मान है दोस्तों वो 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होगा। तो ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों प्रत्यावस्थान गुणांक, जिसे हम इससे प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके अलग अलग टक्करों के लिए जो वैल्यू है वो कितनी होती है वो हमने तीनों टक्करों के लिए आपको अलग अलग स्पष्ट कर दी है, अलग अलग आपके सामने रख दी है। तो दोस्तों ये था टक्कर के लिए न्यूटन का नियम, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।